आज हम रसायन विज्ञान की दुनिया के कह सकते हैं सबसे प्रसिद्ध नक्शे आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल की गहराई में उतरेंगे। लेकिन इसे सिर्फ स्कूल की दीवार पर टंगा एक चार्ट मत समझिए। ये एक तरह की जासूसी कहानी है। हर तत्व एक सुराग है और उसकी जो जगह है वो एक बड़े रहस्य को सुलझाने में मदद करती है कि ये पदार्थ मतलब हमारे आसपास की हर चीज आखिर काम कैसे करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हमारा मकसद है दिमित्री मेंडलीव की तरह सोचना, वो वैज्ञानिक जिन्होंने पहली बार इस कोड को एक तरह से क्रैक किया था। हम इन सुरागों को जोड़कर ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये नक्शा इतना सटीक और इतना शक्तिशाली क्यों है। ये सिर्फ तत्वों की एक लिस्ट नहीं है, ये उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करने का एक जबरदस्त टूल है। तो चलिए इस जासूसी कहानी को शुरू करते हैं। और हर अच्छी कहानी की तरह हम एक दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। इस नक्शे पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा किरदार कौन है, यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा परमाणु किसका है? ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि इसका जवाब हम बहुतों को चौंका सकता है। लोग अक्सर हाइड्रोजन के बारे में सोचते हैं जो सबसे हल्का है, या फिर यूरेनियम जो सबसे भारी है, लेकिन असली जवाब है हीलियम सबसे छोटा है और फ्रांसियम सबसे बड़ा। एक मिनट, ये तो अजीब है। हीलियम जो दूसरा तत्व है वो हाइड्रोजन से भी छोटा है, और फ्रांसियम जिसके बारे में तो मैंने सुना भी नहीं, वो इतना दुर्लभ है, वो सबसे बड़ा है। इसके पीछे जरूर कोई गहरा लॉजिक होगा। और वही लॉजिक इस पूरी सारणी का रहस्य है। ये दो बहुत ही सरल नियमों पर आधारित है जो सारणी की पंक्तियों मतलब पीरियड्स और समूहों यानी ग्रुप्स में काम करते हैं। पहला नियम, जब आप किसी पंक्ति में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है। रुकिए, मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आया। जब हम दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ती है, मतलब नाभिक में ज्यादा प्रोटॉन और बाहर ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो हम और सामान जोड़ रहे हैं लेकिन परमाणु छोटा हो रहा है। ये तो उल्टा लग रहा है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर भौतिकी का जादू सामने आता है। इसे कहते हैं नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे आप दाईं ओर बढ़ते हैं, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। इससे नाभिक का जो सकारात्मक चार्ज है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, और ये शक्तिशाली चार्ज बाहर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींचता है, जैसे कोई शक्तिशाली चुंबक लोहे को खींचता है। इस खिंचाव के कारण पूरा परमाणु सिकुड़ जाता है और ज्यादा ठोस हो जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का आंतरिक गुरुत्वाकर्षण है जो सब कुछ कसकर बांध लेता है। ये दिलचस्प है। तो फिर दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम तब काम करता है जब हम एक समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं। यहाँ तर्क बहुत सीधा है, परमाणु का आकार बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर बार जब हम एक पायदान नीचे उतरते हैं तो हम एक नया इलेक्ट्रॉन कोश यानी इलेक्ट्रॉन शेल जोड़ते हैं। ये कोश आप समझ लीजिए प्याज की परतों की तरह होते हैं। जितनी ज्यादा परतें उतना बड़ा प्याज। आप जैसे जैसे समझा रहे हैं मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है। मान लीजिए कि हर परमाणु एक बहुमंजिला इमारत है। जब हम एक समूह में नीचे जाते हैं तो हम उस इमारत में नई मंजिलें यानी इलेक्ट्रॉन कोश जोड़ रहे हैं। तो जाहिर है ज्यादा मंजिलें होंगी तो इमारत ऊंची और बड़ी होगी। बिल्कुल सटीक रूपक है ये। और इसी रूपक को आगे बढ़ाएं तो जब हम एक पंक्ति में बाएं से दाएं जाते हैं तो हम मंजिलें नहीं जोड़ रहे हैं, हम उसी इमारत के केंद्र में रखे एक विशाल चुंबक यानी नाभिक की शक्ति बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे वो चुंबक शक्तिशाली होता है वो दीवारों और फर्नीचर को अंदर की ओर खींचता है, जिससे पूरी इमारत सिकुड़ जाती है। वाह! तो इस इमारत वाले रूपक से हम अपने मूल सवाल पर वापस आते हैं। हीलियम ऊपर दाहिने कोने में है। इसका मतलब है यह एक मंजिला इमारत है जिसमें सबसे शक्तिशाली केंद्रीय चुंबक है, इसीलिए ये सबसे छोटा है। और फ्रांसियम नीचे बाएं कोने में है, यानी यह 7 मंजिला गगनचुंबी इमारत है जिसका केंद्रीय चुंबक अपनी सबसे ऊपरी मंजिल पर बहुत कमजोर पकड़ रखता है, इसलिए यह सबसे बड़ा है। यह पैटर्न वाकई बहुत सुंदर है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ आकार तक ही सीमित नहीं है। यही पैटर्न हमें तत्वों के रासायनिक व्यक्तित्व के बारे में भी बताता है। उस इमारत वाले रूपक में एक ही कॉलम मतलब समूह में रहने वाले सभी निवासी एक जैसा व्यवहार करते हैं। यह वाकई कमाल है। लेकिन इस सुंदरता को सराहने के लिए पहले हमें इन सभी किरदारों के नाम तो जानने होंगे, और 118 नाम याद रखना कोई मजाक नहीं है। क्या हमारे पास इसे आसान बनाने का कोई तरीका है? मुझे तो स्कूल में इसे रटने में बहुत मुश्किल होती थी। हाँ, और ये एक आम समस्या है। सिर्फ रटना बहुत उबाऊ और अप्रभावी हो सकता है।
इसीलिए कुछ स्मार्ट रणनीतियां विकसित की गई हैं। एक तो ये है कि सारणी को छोटे छोटे हिस्सों में S, P, D और F ब्लॉक्स में तोड़कर याद किया जाए। लेकिन जो तरीका सबसे ज्यादा काम करता है और सबसे मजेदार भी है, वो है स्मृति सहायक यानी मेमोनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल। अच्छा, ये वो अजीब और मजेदार वाक्य होते हैं जो हमें चीजें याद रखने में मदद करते हैं। हमारी स्रोतों में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये एक तरह के कोड हैं जो हमें समान व्यक्तित्व वाले तत्वों को एक साथ रखने में मदद करते हैं। चलिए कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं। जैसे समूह 1, क्षार धातु, जिन्हें एल्काली मेटल्स कहते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं। हाँ, इसके लिए है लीना की रूबी कसे फ्रेंडशिप है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये काफी आसान है। अब समूह 17 को देखते हैं, हैलोजन, जो उतने ही प्रतिक्रियाशील हैं लेकिन बिल्कुल विपरीत तरीके से। इनके लिए है फिर कॉल कर बाहर आई आंटी, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। मुझे याद है मेरे टीचर ने समूह 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए एक बहुत ही मजेदार निमोनिक सिखाया था। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोने से राजी। ये हमेशा पूरे क्लास को हंसा देता था, लेकिन सच कहूं तो मुझे आज भी याद है। हाँ, ये क्लासिक है और यही इन तरकीबों की खूबी है। वे जितने अजीब या मजेदार होते हैं, उतनी ही आसानी से याद रहते हैं। वे जानकारी को एक कहानी या एक तस्वीर से जोड़ देते हैं, जो हमारे दिमाग के लिए सिर्फ अक्षरों की एक सूची से कहीं ज्यादा यादगार होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक तरह का रट्टा नहीं है? क्या हम असल में केमिस्ट्री समझने की जगह बस कुछ अजीब वाक्य याद नहीं कर रहे हैं? ये एक शॉर्टकट जैसा लगता है जो शायद गहरी समझ से हमें दूर ले जा रहा हो। ये एक बहुत ही जायज चिंता है। अगर इन तरकीबों का इस्तेमाल सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए किया जाए तो हाँ, ये एक तरह का रट्टा ही है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो ये असल में गहरी समझ की ओर पहला कदम है। ये निमोनिक्स हमें सिर्फ नाम नहीं सिखा रहे हैं, वे हमें तत्वों को उनके परिवारों में रखना सिखा रहे हैं। जब आप लीना की रूबी याद करते हैं तो आप अनजाने में उन सभी तत्वों को एक साथ रख रहे हैं जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो सभी पानी के साथ विस्फोटक प्रतिक्रिया करते हैं। आप उनके साझा व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अपार्टमेंट बिल्डिंग वाले रूपक की तरह है। ये निमोनिक्स हमें ये याद रखने में मदद करते हैं कि एक ही कॉलम में कौन कौन रहता है, और हमें पता है कि एक कॉलम के सभी निवासी एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये रट्टा नहीं बल्कि पैटर्न को पहचानने का एक तरीका है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित करने जैसा है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि कौन सा परिवार कहाँ रहता है, तो आप उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करना शुरू कर सकते हैं। और यहीं पर आवर्त सारणी की असली शक्ति निहित है। ठीक है, तो अब हमें नक्शे की बनावट समझ आ गई है और हमने उस पर मौजूद किरदारों के नाम याद करने का तरीका भी देख लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब का क्या मतलब है? इस नक्शे का व्यावहारिक उपयोग क्या है? हम इस कोड को क्यों क्रैक कर रहे हैं? इसका जवाब रसायन विज्ञान के दिल में है। रासायनिक समीकरणों यानी केमिकल इक्वेशंस को संतुलित करना। यह सुनने में थोड़ा अकादमिक लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है यह समझना कि दुनिया में चीजें कैसे बनती हैं, दवाओं से लेकर प्लास्टिक तक, और यहां तक कि हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं भी। आवर्त सारणी इस काम के लिए हमारा सबसे जरूरी उपकरण है। ये कैसे मदद करती है? मतलब मुझे पता है कि इसमें हर तत्व का परमाणु भार लिखा होता है, लेकिन ये समीकरण को संतुलित करने में कैसे मदद करता है? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, जैसा आपने कहा, यह हमें सभी जरूरी डेटा देती है, प्रतीक, परमाणु संख्या और परमाणु भार। यह हमारी चीट शीट है। दूसरा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, सारणी में तत्व की स्थिति हमें उसकी संयोजकता यानी वैलेंसी के बारे में बताती है। वैलेंसी? ये शब्द मैंने स्कूल में सुना है, लेकिन मैं इसका मतलब हमेशा भूल जाती हूँ। सरल शब्दों में, वैलेंसी एक तत्व की संयोजन शक्ति है। ये बताता है कि एक तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्वों के कितने परमाणुओं से जुड़ सकता है। ये उनकी सामाजिकता का स्तर है। कुछ तत्व बहुत सामाजिक होते हैं और कई दोस्त बनाते हैं, कुछ असामाजिक होते हैं और किसी से नहीं जुड़ते। और ये हमें सारणी में उनकी जगह से कैसे पता चलता है? यह उनके समूह पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, समूह 1 के सभी तत्वों की वैलेंसी 1 होती है, समूह 2 की 2 होती है। ऑक्सीजन, जो समूह 16 में है, उसकी वैलेंसी 2 होती है। यही ज्ञान हमें बताता है कि पानी का फॉर्मूला H2O क्यों है।
यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ते हैं। यह H3O या HO2 क्यों नहीं है? यह प्रकृति का एक निश्चित नियम है जो सारणी में कोडित है। और इस सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह ज्ञान जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन की 2। इस नियम के अनुसार एक कार्बन 2 ऑक्सीजन परमाणुओं CO2 से जुड़ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सांस में छोड़ते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में एक कार्बन सिर्फ एक ऑक्सीजन परमाणु CO से जुड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक जानलेवा जहरीली गैस है। सिर्फ एक ऑक्सीजन परमाणु का अंतर, जो वैलेंसी के नियमों से तय होता है, जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन जाता है। वाह, ये तो बहुत बहुत गहरा है। आपने कहा था कि 3 तरीके हैं, तीसरा क्या है? तीसरा तरीका यह है कि सारणी द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के लिए एक बही खाता या लेजर के रूप में काम करती है। यह एक मौलिक नियम है कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में पदार्थ न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु सिर्फ अपनी व्यवस्था बदलते हैं। आवर्त सारणी हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। हम सचमुच परमाणुओं की गिनती करते हैं ताकि कोई भी रहस्यमयी तरीके से गायब ना हो जाए। आप जैसे जैसे समझा रहे हैं, मेरे दिमाग में एक और तस्वीर बन रही है। ये आवर्त सारणी किसी शेफ के लिए मास्टर इंग्रेडिएंट कैटलॉग की तरह है। इससे पहले कि कोई शेफ एक रेसिपी, मतलब रासायनिक समीकरण बनाए, उसे अपनी सामग्री यानी तत्वों और उनकी ताकत यानी संयोजकता को जानना होगा। सारणी यह सुनिश्चित करती है कि वो सही सामग्री का सही अनुपात में उपयोग करे ताकि अंतिम डिश प्रकृति के नियमों का पालन करे। ये एक शानदार रूपक है। ये वाकई सारणी के व्यवहारिक महत्व को दर्शाता है। ये सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य टूल है जो रसायन विज्ञान के साथ काम करता है, चाहे वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता हो या एक हाई स्कूल का छात्र। तो आज हमने अपनी जासूसी कहानी में काफी कुछ सुलझाया। हमने सबसे छोटे हीलियम और सबसे बड़े फ्रांसियम किरदारों के रहस्य से शुरुआत की, इमारत के रूपकों का उपयोग करके आकार के पीछे के तर्क को समझा, फिर नक्शे के किरदारों को याद रखने के लिए कुछ मजेदार कोड सीखे, और अंत में ये समझा कि यह नक्शा हमें नई चीजें बनाने की रेसिपी लिखने में कैसे मदद करता है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें दिखाते हैं कि ये नक्शा अब लगभग पूरा हो चुका है। मेंडलीव ने जब इसे बनाया था तो इसमें बहुत सारे खाली स्थान थे, लेकिन अब लगभग सभी भर चुके हैं। लेकिन ये मुझे एक बहुत ही दिलचस्प विचार की ओर ले जाता है। ये सारणी एक जीवित दस्तावेज है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। इसका क्या मतलब है? कहते हैं, लेकिन वे मौजूद होते हैं। अभी तक वे सभी इस सारणी के अंत में बड़े करीने से फिट हो जाते हैं और ज्ञात नियमों का पालन करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन हम एक ऐसा तत्व खोज लें या बना लें जिसके गुण इतने अजीब हों कि वह इस सुंदर तार्किक संरचना में कहीं भी फिट ना हो? एक ऐसा तत्व जो नियमों को तोड़ दे। हाँ, सोचिए, एक ऐसा तत्व जो समूह एक में होना चाहिए लेकिन हैलोजन की तरह व्यवहार करे, या एक ऐसा तत्व जिसका कोई निश्चित व्यक्तित्व ही ना हो। क्या हमें पदार्थ के इस पूरे नक्शे पर फिर से विचार करने की आवश्यकता होगी? यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान हमेशा विकसित होता रहता है, और जो नक्शा आज हमारे पास है वो कल की एक अप्रत्याशित खोज से पूरी तरह बदल सकता है। और यही विज्ञान को इतना रोमांचक बनाता है।